नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मनीष कुमार राय जी की रचना। राधे ने फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करके 3 बच्चियों को लिखाया पढ़ाया और उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास किया, पर पुत्र न होने की कसक उसके मन में हमेशा शूल बनकर चुभती रही। राधे की पत्नी शांति वैसे तो अनपढ़ थी, पर कॉलोनी की महिलाओं से फैशन में कुछ कम नहीं थी। उसे अपने रूप रंग पर खूब अभिमान था। उसके 4 ही काम थे: पूजा, खाना, घूमना और अपने मायके की दिल खोलकर बड़ाई करना। राधे का परिवार उतना उन्नत नहीं था जितना शांति का मायका, इसीलिए उसकी हनक बनी रहती थी। ससुराल में शांति को कोई काम करने के लिए नहीं कहता। माँ, ननद, चाची ही घर का काम करती थी। गलती से कोई खाना बनाने के लिए कह देता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। शादी के कुछ महीनों बाद ही फैक्ट्री में राधे की नौकरी लग गई थी और वह गांव के कच्चे मकान से निकलकर कंपनी के क्वार्टर में चली आई थी। शांति की तीनों बच्चियों का स्वभाव भी अलग अलग था। बड़ी बेटी अंजलि लड़ने झगड़ने में सबसे आगे थी। उसका दिमाग शैतानियों में सबसे तेज चलता था। घर में वह बस राधे से डरती थी। मंझली बेटी अनामिका शांत और गंभीर थी। उसे पढ़ने में रुचि थी, इसीलिए राधे उसे बेटे की तरह मानते थे। उसकी हर इच्छा की पूर्ति की जाती थी। सबसे छोटी अनीता शांति को प्रिय थी। वह हंसमुख और भावुक थी। तीनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। अंजलि को पढ़ने के साथ साथ दोनों छोटी बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। शांति शाम होते ही नहा धोकर पूजा पाठ करने चली जाती और घंटों समय बिताकर वापस आ जाती। तब तक अंजलि सब्जी काटकर आटा भी गूंथ चुकी होती। समय बीतता गया और राधे की तरक्की हो गई। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई, मगर घर के संस्कार नहीं बदले। राधे को फैक्ट्री के कामों में फुर्सत नहीं थी, शांति को घूमने और गप्पे मारने में। ऐसे में बच्चे भी बिन पतवार नाव की तरह बहकने लगे। अंजलि दिन पर दिन जिद्दी और गुस्सैल होने लगी। एक दिन शांति ने राधे से कहा कि अब अंजलि बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का देखना चाहिए। अच्छा, देखता हूँ, राधे ने कहा। कहो तो मैं अपने चाचा से बात करूँ, शांति ने चहकते हुए कहा। ठीक है, कर लो, राधे ने कहा और फैक्ट्री के लिए चल पड़े। कुछ दिनों बाद ही चाचा का फोन आया। कोई उनके मित्र का बेटा था। छोटा परिवार, सीधे साधे लोग, भगवान का दिया सब कुछ और कोई मांग भी नहीं थी। राधे ने शादी के लिए हाँ कर दी और कंधे से बोझ उतारकर डोली से विदा कर दिया। डोली में बैठकर अंजलि ससुराल चली आई। पर कहते हैं ना, इंसान सब कुछ सीख सकता है। संस्कार माँ बाप द्वारा बच्चे में बचपन से डाले जाते हैं, जो जीवन के अंत तक रहते हैं। शादी के बाद कुछ समय तक तो ठीक ठाक चलता रहा, फिर अंजलि को मातृत्व सुख मिला। साथ ही घर में अशांति का दौर शुरू हो गया। मायके और ससुराल के संस्कारों में मल्ल युद्ध आरंभ हो गया, जिससे घर की बुनियाद हिलने लगी। इस ग्रह दशा को शांत करने के लिए बलि की आवश्यकता थी, जो अंजलि के पति मनोहर को अपनी माँ बाप, बच्चों और परिवार की शांति के लिए देनी पड़ी। मनोहर बच्चों और पत्नी को लेकर दूसरे शहर आ गया, जहां वह काम करता था। शांति अपनी बेटी की पहली विजय से फूली नहीं समा रही थी। उसकी योजना सफल रही थी। उधर मनोहर की माँ बेटे और बच्चों के लिए तरसती रही और रोती रही। चॉकलेट, बिस्कुट, सिनेमा से नानी ने बच्चों को मोहपाश में बांध लिया। बच्चे दिन भर फोन पर नानी नानी रटते रहे। साल दर साल कैलेंडर बदलते रहे। एक दिन दुर्घटना में राधे की मौत हो गई। कुछ दिनों तक घर में शोक रहा। फिर कंपनी के पैसों के लिए शांति छटपटाने लगी। उसने मनोहर से कहा कि बाबू, मेरी मदद करो। मनोहर ने सोचा कि मेरे घर में आग लगाकर आज मुझसे ही मदद मांग रही है, मैं इसकी मदद क्यों करूं? लेकिन उसके पैतृक संस्कारों ने उसे मजबूर कर दिया कि एक दुश्मन भी घर के बाहर आ जाए तो उसे मदद के लिए मना नहीं करना चाहिए। इसीलिए मनोहर ने उनकी
मदद करने के लिए हाँ कर दी। पैसा मिलते ही शांति का घमंड और बढ़ गया। उसके रिश्तेदार फ़ोन करके बताने लगे कि दामाद से सावधान नहीं तो सारे रुपए हड़प लेगा, उस पर नज़र गड़ाए रखना। अगले दिन जब मनोहर सो गया तब शांति ने उसके पैंट शर्ट की तलाशी ली कि कुछ चुराया तो नहीं। मनोहर चुपचाप लेटा यह सब देख रहा था। उसने दुखी होकर सोचा, जिनको उनका हक दिलाने के लिए हमने इतनी भागदौड़ की, वही चोर समझ हमारी तलाशी लेने लगे। सुबह होते ही मनोहर ने अपना बैग उठाया और घर चला आया। शांति राधे के पैसों पर हवाई यात्रा, होटल, पिक्चर की मस्त जिंदगी काटने लगी। बच्चे नानी के आगे पीछे दौड़ने लगे। समय मिट्टी की तरह स्वर्णकश फिसलता रहा। एक दिन माँ बाप दोनों मनोहर को छोड़कर परलोक सिधार गए। मनोहर पर घर परिवार का बोझ बढ़ गया। जब भी मनोहर अंजलि को घर जाने के लिए कहता तो अंजलि लड़ पड़ती। ये जो आज़ादी का स्वाद उसने चखा था वो चीर छिटानी के बीच कहाँ मिलता। शांति ने अंजलि को सभी तरह के घर फोड़ मंत्र सिखा दिए थे। वह कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पैसों की चमक ने उसे अंधा कर दिया था। शांति उसे ब्रांडेड क्रीम, लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधन के सामान भेजने लगी। अब खाने के लाले पड़ने लगे। कभी कभी मनोहर को भूखे ही ऑफिस जाना पड़ता। बच्चे पढ़ाई में पिछड़ने लगे, पर अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मनोहर ने अंजलि से कहा कि मेकअप वेकअप छोड़कर बच्चों पर ध्यान दो, आप मेरी सुंदरता से जलते हैं। अंजलि ने चिढ़कर कहा। मनोहर और क्या कहता, इस पागल से लड़ने से अच्छा है बच्चों के लिए कुछ किया जाए। यही सोचकर वह वहां से चला गया। अंजलि सज धज कर कॉलोनी के घर घर घूमती और अपनी प्रशंसा सुनकर बाग बाग हो जाती। धीरे धीरे उसे भोजपुरी अश्लील गानों में भी आनंद आने लगा। मोबाइल फ़ोन उसका सबसे प्यारा साथी बन गया था। रसोई से टॉयलेट तक मोबाइल ही उसका सबसे प्यारा साथी था। मनोहर पर काम का बोझ इतना था कि उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जो समय बचता बच्चों को दे दिया करता था। अंजलि को धीरे धीरे मनोहर में कमियां ही कमियां नजर आने लगी और दूसरे पुरुष उसे पसंद आने लगे। एक दिन सामान खोजते खोजते समय कपड़ों के बीच में एक फ़ोटो देखी। उसके नीचे लिखा था, आई लव यू जानू। मनोहर ने गुस्से से फ़ोटो उठाई और अंजलि से पूछा, क्या है ये, कहाँ से आया? अंजलि ने नज़रें चुराते हुए कहा, मैंने अपनी बहन के लिए लड़का देखा है, यह उसी का फ़ोटो है। मनोहर उसके चेहरे के भाव को पढ़ चुका था। उसने शांति को फ़ोन किया कि वह आए और अपनी प्यारी बेटी को साथ ले जाए। अगले दिन शांति अंजलि के चाचा चाची के साथ मनोहर के पास आई। अंजलि के चाचा ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, पर वह उनसे ही लड़ बैठी। अंजलि ने कहा कि यह मर्द नहीं है, मैं उसकी फ़ोटो वाले की रखेल बनकर रहूँगी, मैं उससे शादी करूँगी। चाचा चाची सर पकड़कर बैठ गए। चाचा चाची के जाने के बाद मनोहर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शांति से कहा कि वह उसे लेकर जाए, मैं उसे तलाक दे दूंगा। सुबह होते ही शांति बस पकड़कर भाग गई। मनोहर अजीब उलझन में था। एक तरफ बच्चे जो उसका भविष्य थे, दूसरा घर परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया, पर बच्चे उसके पीछे दौड़े और हाथ पकड़कर अंदर ले आए। माफ़ कर दो ना पापा, अंदर आने दो ना पापा, प्लीज़। बच्चे पैरों में गिरकर रोने लगे। बच्चों का भविष्य और सामाजिक भय कि लोग क्या कहेंगे ने उसे फिर घर आने का मौका दे दिया। अंजलि पर इसका असर नहीं पड़ा। वह पहले की तरह इश्क लड़ाती रही। मनोहर के जाने के बाद वह घंटों फ़ोन पर बातें करती, बच्चों से काम का बहाने के उसके साथ घूमने जाती और मनोहर के आने से पहले लौट आती और सती सावित्री होने का ढोंग करती। मनोहर के दिल में दरार पड़ चुकी थी। उसका विश्वास तार तार हो चुका था। एक दिन जब वह काम से वापस आया तो देखा कि अंजलि दहाड़े मार मार कर रो रही है। उसने पूछा, क्या हुआ?
मैं क्या करूं? ये कहते ही वह कमरे के चारों तरफ पलट उलट करने लगी। तभी शोर सुनकर मकान मालिक दरवाजे पर आए। क्या हुआ मनोहर? मकान मालिक ने पूछा। कुछ नहीं, मनोहर ने खून के घूंट पीते हुए कहा। मकान मालिक अपने कमरे में चला गया। मनोहर ने सामाजिक भय से उसे फिर माफ कर दिया, पर अपना दिया मंगलसूत्र और सिंदूर वापस ले लिया और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। सुबह अंजलि जब उठी तो उसने पूछा कि मेरा मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? मनोहर ने कहा कि अब तुम उसके योग्य नहीं हो, जो 2 पैसों की अनमोल चीज को संभाल कर नहीं रख सका, जो परिवार की मान मर्यादा का ध्यान नहीं रख सका, जो बच्चों का ध्यान नहीं रख सका। उसके लिए मंगलसूत्र की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे तुम्हारे बीच में एक ही बंधन था, जो मैंने विश्वास की डोर से बांधा था। मैंने आज उससे तुम्हें मुक्त कर दिया है। आज से तुम आज़ाद हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। मनोहर ने अपना बैग उठाया और काम पर निकल गया। मनोहर बिल्कुल अकेला था। यह लड़ाई उसकी अपनी थी और उसे ही लड़नी थी। अंजलि अपनी माँ के घर लौट गई। शांति के खाने पीने, घूमने फिरने में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बेटी के घर टूटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अपने मायके का गुणगान करती रही। मनोहर और शांति के बीच बीच खाई पड़ चुकी थी, जिसका पटना नामुमकिन था। मनोहर ने शांति से कहा था कि जिंदगी में वह कभी भी उसके दरवाजे पर पैर नहीं रखेगा। अंजलि की माँ बहनों में लड़ाई होने लगी। कभी वह शांति को मारने दौड़ती तो कभी दीवार पर सर फोड़ देती। उसकी माँ के चीख उस पर ही भारी पड़ने लगी। पूरे मायके वालों में उसकी करतूतों की चर्चा होने लगी। शांति अपना चेहरा छुपाकर घूमने लगी। अंजलि को अब पूछने वाला कोई नहीं था। वह न पत्नी थी, न माँ, न उसका ससुराल था, न मायका, न पति था, न बच्चे। अब वह जिंदा लाश बन चुकी थी। धीरे धीरे बीमारियों ने उसे घेर लिया। उसके कुकर्म जगह जगह पर फूटने लगे और गुप्त अंधेरे कमरे में वह मौत का इंतजार करने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।